हेलो एंड वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। बेसिकली ये जो है पूरी दृष्टि है 2024 की समसामयिक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की मिलेंगी। सारे एग्जाम्स के आपको करंट अफेयर्स वगैरह इसके अंदर अवेलेबल होंगे। मतलब लाइक कि घटना चक्र है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो। घटना चक्र बेसिकली क्या होगा, इस घटना चक्र में आपको पूरा जितना भी एग्जाम है वो सारा की सारा कवरअप होगा इस घटना चक्र के अंदर। तो आपके कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई भी स्टेट वाले एग्जाम हो, उसमें से आपको ये कवर करने में आसानी रहेगी। तो पूरा घटना चक्र जो है वो इसके अंदर कवर अप रहेगा, राइट। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, इस पर पूरा वीडियो रहेगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये इसमें क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बढ़ाऊंगी। पहले हम लोग जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक घटनाओं पर, विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर हम नज़र देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है। इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ढंग से देखना, अच्छे से लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पिन करना। तो सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए थे। इसमें आपको ये याद रखना है कौन सबसे टॉप पे रहा और किसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सीधा सीधा आपके जो स्टेट वाले एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो 11 जनवरी 2024 को किसने जो है परिणाम घोषित किए थे, वो थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है, उन्होंने जो है वो 2023 के परिणाम घोषित किए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 44,077 शहरों का आकलन असेसमेंट किया गया, यानी कि 44,047 शहरों का जो है 44,077 शहरों का जो है वो आकलन किया गया है, जिसमें 61 छावनी कंटोनमेंट बोर्ड और 88 गंगा किनारे बसे शहर यानी कि गंगा टाउन भी शामिल है। तो इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण यानी कि अर्बन सैनिटेशन सर्वे बन गया है। इसमें यह याद रखना है कितने शहरों ने पार्टिसिपेट किया था, वो होते 4477 शहरों ने पार्टिसिपेट किया और ये 8वां संस्करण था, ये अर्बन सैनिटेशन सर्वे। स्मरणीय तथ्य इसमें आपको क्या याद रखने, स्वच्छ सर्वेक्षण यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी पर लगातार 1 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या पर 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी कि क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया इंदौर को। हालांकि इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत को भी प्रथम रैंक दी गई है। तो ये जो है वो शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग है। सबसे पहले इंदौर एमपी, सूरत है गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भोपाल एमपी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, तिरुपति आंध्र प्रदेश, ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना और पुणे महाराष्ट्र। ये था 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी के ऊपर की हम लोग बात करें। अब 1 लाख से कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले रैंक जो 5 शहर है वो है सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन यानी कि एमपी छत्तीसगढ़, राइट। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो वो है इसमें है तीसरे स्थान पर है लोनावला महाराष्ट्र का, कराड़ महाराष्ट्र, पंचगनी महाराष्ट्र। शीर्ष पाँच राज्य अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर है। तो ये याद रखना, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान था, वो 9वां स्थान है। शीर्ष 5 गंगानगर अगर हम बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, उसके बाद प्रयागराज आता है उत्तर प्रदेश, बिजनौर आता है उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और कन्नौज आता है यूपी के अंदर, राइट। तो अब हम लोग बात करें मध्य प्रदेश स्थित मऊ छावनी में भारत को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में जो मऊ छावनी है उसको सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश केवल एक शहर नोएडा को 14 स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी याद रखना, अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर है, ठीक है। टॉप 10 मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो 20 प्लेस पर है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी केवल एक शहर है जो है वो शामिल है, वो नोएडा 14th प्लेस पर है, वो उसको स्थान प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में गाजियाबाद को 38, अलीगढ़ को 40, वाराणसी को 41, लखनऊ को 44, फिरोजाबाद को 52 और प्रयागराज को 71 स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के अंदर चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो ये याद रखना, चंडीगढ़ क्लीनेस्ट सिटी तो नहीं है, अभी इंदौर को अवार्ड मिला है, पर चंडीगढ़ को डिक्लेयर किया गया है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों की जो यानी कि हम लोग बात करें कचरा मुक्त जो शहर होते हैं उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो ये है कि कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन और गीत एंथम का भी विमोचन किया गया। इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है और
इस गीत की गाया कैलाश खेर है। इसमें इतना ज़्यादा याद रखना, टाइटल याद रख लो, नया संकल्प नया प्रकल्प है, किस से रिलेटेड हो सकता है, तो टाइटल ही आपको याद रखना चाहिए। ये जो टाइटल है रिलेटेड किससे है, स्वच्छ भारत मिशन से। पीएम जनमन की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी 10.45 करोड़ है। इनमें से 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदाय को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियाँ समूह यानी कि पीवीजीटीसी यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके जो तहत है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 23-24 के जो भाषण है उसमें विशेष रूप से संवेदनशील इन जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने हेतु प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा। तो पीवीटीजी किससे रिलेटेड होगा, एसटी से रिलेटेड है, ये अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है। प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा है। और इस मिशन के तहत पीवीजीटी परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्क और असाधारण आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसमें जो फैक्ट्स याद कर रखने के हैं वो ये है कि 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी, झारखंड के खूंटी जिले से की थी। पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य क्या है, विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूह का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालय विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। तो वो ऐसी जनजातियां जो किसी भी स्कीम्स के अंदर कवर अप नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11वें महत्वपूर्ण क्षेत्रों यानी कि पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से जलापूर्ति आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय यानी कि कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री होगा, जबकि 8 अन्य मंत्रालय विभाग अपने क्षेत्र विशेष से जुड़ी पहलों को लागू करेंगे। राइट, तो इसमें इतना ही आपको इतना याद होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है आपको याद करने की ज़रूरत भी है पीएम जनमन में कि कहाँ से शुरू किया था और ये किससे रिलेटेड है बेसिकली। राइट, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें है कि 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार यानी कि आईसी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अभियान की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट आते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना। ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है, इस पर मैं शॉर्ट्स भी लेकर आऊँगी, वो देख लेना। तो बेसिकली जो भारत है यानी कि इंडिया जो है वो फर्टिलाइज़र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट, फर्टिलाइजर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा उत्पादक होते हैं और हम लोग दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है, इम्पोर्टर भी हैं। ये गैस, फॉस्फेटिक, पोटाश, खनिज आदि इत्यादि के पर्याप्त उपलब्ध के कारण या उर्वरक को हम लोग फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। राइट, तो उसके लिए ही उन्होंने एक क्या किया है, अगर मैं बात करूं तो इसके लिए इन्होंने उर्वरक के आयात पर निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई जो फर्टिलाइजर्स इकाइयों उनको वापस से रिवाइव किया हुआ है, जिसे हम ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स के रूप में भी विकसित करेंगे। लाइक स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तरल नैनो उर्वरक यानी कि लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर का विकास संभव हुआ है। नैनो यूरिया, नैनो डैप जो है हम लोग इनका यूज़ करेंगे हमारे ही इंडिया के अंदर इनको डेवलप करने के लिए। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है। कृषि ड्रोन के माध्यम से जो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स को छिड़कने के लिए। पहले आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो हाथों से छिड़कते हैं, हम लोग ड्रोन का यूज़ करते थे कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो सारा छिड़काव हो जाता है। तो इसमें फैक्ट्स जो याद रखने वाली चीज़ें वो ये है कि 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय कितना खर्च है, 12 यानी कि 1261 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने 15,000 चयनित महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेगी। इससे क्या होगा, इन ड्रोनों को किसान को कृषि उद्देश्य तो किराए पर दिया जा सकेगा। राइट, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कैसे चीज़ें चल रही है। तो ड्रोनों का उपयोग किसान द्वारा खेतों में जो नैनो फर्टिलाइजर्स है उनको और कीटनाशक छिड़काव के लिए किया जाएगा। तो कुल 15,000 ड्रोन में से प्रथम 500 ड्रोन को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, जबकि शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसमें ये ड्रोन जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है उसके अंदर हम लोग ड्रोन प्रोवाइड करें। 15,000 ड्रोन हम लोग
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देंगे, वो वापस किसको देंगे, वो फार्मर्स को प्रोवाइड कर देंगी। फार्मर्स को लोन के मतलब ऐसे रेंट के थ्रू दे देंगे जिनसे वो अपना काम कर सके। इसमें हम लोग महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन की 80% लागत यानी कि अधिकतम 8 लाख रुपए केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होंगे, राइट। तो ये पूरा जो है वो ड्रोन दीदी स्कीम के ऊपर है। इस योजना के तहत जो ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। उनको इसके ड्रोन चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग और तकनीकी जितनी भी है टेक्नीशियन हेल्प भी है वो भी दी जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को 77 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 जो हुए थे उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो चुनाव करवाने में हेल्पफुल होता है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी संवैधानिक आवश्यकता में दृष्टिगत 5 राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। स्मरणीय फैक्ट जो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन आदेश यानी कि 2008 डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्डर 2008 के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें, इनमें 10 सीटें एससी के लिए और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जो है वो राज्यों में नए विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी, चरण 1 चरण 2। इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 76.31% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है और छठी छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के लिए चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए थे। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी को पराजित कर बीजेपी जो है राज्य को जनमत हासिल हुई, राज्य में बहुमत प्राप्त हुए थे। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल इतना याद रख लो कि 13 दिसंबर 2023 को रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। तो ये नाम याद रख लेना। और ये व्यक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव राय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। तो विष्णुदेव साय वर्ष 2023 के चुनाव में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। अरुण साव विजय शर्मा को उपमंत्री नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राइट। तो ये टोटल सीटें थी जो प्राप्त हुई थी, इनमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात हम लोगों ने इसमें करी है, पूरा चुनाव का ही टॉपिक चल रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। राजस्थान विधानसभा वाला टॉपिक हो गया, राइट। तेलंगाना का विधानसभा हो गया, इसको हम आगे निकालते हैं। हम लोग नेक्स्ट पर जाते हैं। जो मैं बात करूं तो हम लोग नेक्स्ट पर जाएंगे, वो ये है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय यानी कि आर्टिकल 370, जिसके थ्रू जो था जम्मू कश्मीर में काफ़ी चेंजेस किए गए थे, ये उसके रिलेटेड है, हम लोग उसका पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, राइट। आप सबको पता है। तो वर्ष 1949 में से अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, टेम्पररी प्रोविजन था, हटा सकते थे। तो अनुच्छेद 370 के तहत भारत की जो संसद जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी, राइट। और उसमें ज़्यादातर राइट किसको था, वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को था। यूनियन के पास पावर बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी, अगर मैं ये बात बताऊँ तो अनुच्छेद 370 के कारण ही भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट बनाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स मान लो बना रही है, लागू कर रही है, तो वो चीज़ें जो है वो JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगी अनटिल अनलेस वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव उसको पास नहीं करे, ये प्रोविजन था। तो अनुच्छेद 35 यानी कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 से ही उपजाए। तो यह वर्ष 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। तो इसमें हमने इसको हटा दिया था, राइट। तो पुनर्गठित कर दिया गया था। अगर मैं आपको बात करूँ अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35A को निरस्त किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाया गया था। दोनों अलग अलग क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अभी इसमें जो फैक्ट्स याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार का संविधान जो अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35 को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया था। इसमें जो PTO थे जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे CJI हमारे, जस्टिस SK कौल, संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को निर्णय हुआ संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, ना कि इसके उद्देश्य विघटन था।
इसमें ये चीज़ें याद रखो। एक ऊपर से ये था कि जम्मू कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने को वैध ठहराते हुए धारित किया कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। तो अभी ये जो है ये आर्टिकल हट चुका है और इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें भी पास हुई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखने वाली सिर्फ एक इतनी है कि इस हेतु संसद के दोनों सदनों में एक बहुमत पास हुआ था, वो सिंपल मेजॉरिटी की से पास हुआ था। यानी कि मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के चैप्टर में अगर हम आर्टिकल 370 हटा रहे हैं तो वो दोनों हाउसेस में उसका जो बिल है वो डिस्कस होगा। JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल तो वो लोकसभा में भी हुआ और राज्यसभा में भी हुआ और दोनों में वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ था, यानी कि हाफ यानी कि 50% ऑफ टोटल नंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग पे था। तो वो था अपनी कैसी मेजॉरिटी होती है, वो होती है सिंपल मेजॉरिटी, तो उस पर ये लागू होता है। तो दोनों हाउसेस में किस मेजॉरिटी से बिल पास हुआ था, सिंपल मेजॉरिटी से। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊं तो ये जो बॉक्स है इसमें हम लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन जो विधेयक पास हुआ है 2023 का, वो क्या है। देखो 11 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया था और एक बिल पास किया था, एक्ट पास किया कर दिया था, एक्ट पास बन गया था वो। तो वो है जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। तो इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन करना है। विदित हो कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो सदस्य हैं उनके लिए नौकरी या व्यवसाय संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान बढ़ाया गया था। जो एक्ट पास हुआ था जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में, तो वो कमज़ोर और जो वंचित वर्ग है, सामाजिक जाति है, उस शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया और रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था। इसमें टोटल आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पूछा जा सकता था वो यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं मेरा युवा भारत। ये क्या स्कीम है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ मनाई गई थी। तो उसमें यानी कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्ष अवधि को अमृतकाल की संख्या दी गई है। तो इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं यानी कि जो देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभानी है, उनको वर्ष 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने की परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। तो विजन जो है वो है 2047 को साकार करने के लिए ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं, ग्रामीण अर्बन रूरल शहरों को युवाओं को एक मंच पर लाकर इकट्ठा करेंगे। तो इसके लिए एक स्कीम है मेरा युवा भारत। इसमें जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने वो यही है कि 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ये युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और संचालित एक व्यापक संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म प्रदान करता है। मेरा युवा भारत के देश को युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया जा रहा है। राइट, तो ये इसमें याद रख लेना आप लोग। मेरा युवा भारत में मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा यूथ की परिभाषा के रूप में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। जो 15 से 29 है ये उनकी एज ग्रुप के लिए है, लेकिन इसमें किशोर यानी कि एडोलेसेंट्स के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स बनाए गए हैं। लाभार्थी होंगे जो 10 से 19 वर्ष में आएंगे वो एडोलेसेंट्स माने जाएंगे। ये एक फिजिकल मंच है, इट्स लाइक अ फिजिटल मंच। तो फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल, इसमें भौतिक गतिविधियाँ फिजिकल एक्टिविटी का डिजिटल रूप में भी जुड़ने का अवसर मिल रहा है। तो इट्स लाइक मेरा युवा भारत एक स्कीम है। आप इसको थोड़ा कभी एग्जाम्स के किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। याद रखना आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो है वो समापन किया गया था। राइट, तो इसमें अगर हम लोग फैक्ट्स याद करें वो 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस, अभी यहाँ पर ये याद रखना नेशनल यूनिटी डे कब आता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर को आता है। नेशनल यूनिटी डे मनाया गया था। अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश राइट अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इसमें यह था कि साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को समापन भी हो गया और आज़ादी में आधिकारिक 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। तो इसमें यह था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, गुजरात, हरियाणा व राजस्थान। दोनों टाई है, हरियाणा राजस्थान, याद रखना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 मंत्रालय कौन कौन थे? एक तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो ये तीनों याद रख लो, मंत्रालय याद रख लो और 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो टॉप पे रहे हैं स्कीम में वो कौन कौन थे वो याद रख लो। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक
का शिलान्यास भी किया था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में इस स्मारक का शिलान्यास भी किया गया था। मेरा माटी मेरा देश, ये बेसिकली जो है इस अभियान की टैगलाइन मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन थी। तो ये जो है एक देशव्यापी को लोकाभिमुख अभियान है, जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। तो इसमें उन वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप दिया जाए जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। तो इसकी टैगलाइन में ये कि मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नमो भारत ट्रेन, जो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, रैपिड रेल सेवा क्या होती है और कैसे हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे इसको। तो बेसिकली एक रैपिड यानी कि RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया गया है। इसके अंदर रीजनल नोड्स को जोड़ने वाली नई रेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये एक रैपिड रेल सेवा। ये एक समर्पित उच्च गति यानी कि बहुत हाई स्पीड, उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक यात्री परिवहन सेवा या देश में एक दूसरे शहर को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आधुनिक अवगमन की सुविधा प्रदान करेगी। तो RRTS मेट्रो रेल से भिन्न है क्योंकि इस अपेक्षित लंबी दूरी की जो है वो यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित की गई है, राइट। तो इसमें कम स्टॉपेजेस होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, तो इसमें इतना याद रखना, फ्यू स्टॉपेज और हाई फ्रिक्वेंसी है इसमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये 8 जो है RRTS के गलियारे बनाए गए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम NCB अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद वल्लभगढ़ पलवल, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौद। इसमें जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने वाली ये चीज़ है कि इन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है। साहिबाबाद में से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली यानी कि RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ हो गया। उल्लेखनीय है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है और ये भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिज़ाइन गति जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी जो है वो 1-1.5 घंटे में कम समय में भी तय की जा सकती है। और इसका जो शॉर्ट्स है नमो भारत ट्रेन यानी कि भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है चैनल पे, जाके देख लेना। तो इसकी जो प्रति स्पीड ऑपरेशन वो 160 किलोमीटर घंटा रहेगा और एवरेज स्पीड जो रहेगी वो 100 किलोमीटर पर घंटा रहेगी। ये गंगे डॉल्फिन के बारे में, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गंगेटिक डॉल्फिन्स बोल दो, गेंजेटिक डॉल्फिन्स बोल दो, जैसा मन करे वैसे बोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गंगास डॉल्फिन या गैंगेस डॉल्फिन जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका, ये पूछा जा सकता है इसका साइंटिफिक नेम, तो याद रख लेना। तो ये बेसिकली जो है कहाँ पाई जाती है गैंगे डॉल्फिन, विश्व में मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन की प्रजातियों में से एक है। फ्रेश वाटर में पाई जाती है, 4 डॉल्फिन की प्रजातियों में से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त 3 शेष 3 मीठे पानी के डॉल्फिनों में यांगजे चीन में पाई जाती है, यांगजे नदी चीन में पाई जाने वाली बेजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली बुलन डॉल्फिन और अमेजोन में लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन के नाम से उल्लेखनीय है। 4 इसकी जो है वो प्रजातियाँ हैं, जिसमें से जो है 4 डॉल्फिन की प्रजातियों में से एक डॉल्फिन है गंगेस डॉल्फिन, ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। 3 जो है अलग अलग, एक चाइना में है, एक जो है अमेजोन की नदी में है, एक सिंधु नदी में है, तो अलग अलग है, राइट। तो इस नदी में 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था कि वहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली आपको इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है, गंगा नदी डॉल्फिन को अक्सर टाइगर ऑफ द गंगास के नाम से भी जाना जाता है और गंगा नदी डॉल्फिन जो है केवल मीठे पानी में ही रह सकती हैं, ये याद रख लेना। ब्रैकिश वाटर में भी नहीं और सॉल्ट वाटर में भी नहीं, ओनली स्वीट वाटर्स में, लाइक फ्रेश वाटर, मीठे पानी में। खास बात यह है कि ये ब्लाइंड होती हैं और ये इको लोकेशन की ध्वनि को ट्रैक करती हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के माध्यम से ये शिकार करती हैं। इसके 4 मैं बात बताऊं तो 4 MCQs बन सकते हैं इस गंगा डॉल्फिन में। सबसे पहले कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है कि सॉल्ट वाटर में, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक ही प्रजातियों में है, राइट। इसको टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है गंगा डॉल्फिन को। दूसरा, ये किसके थ्रू शिकार करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू शिकार करती है और ये इको लोकेशन के थ्रू जो है ये अपना जो है वो लोकेशन खोजती हैं और ये बेसिकली ब्लाइंड होती हैं। ये 4 क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा, तो याद रख लेना। इसके जो फैक्ट्स है वो यही फैक्ट्स है कि मैं दोबारा आपको बताऊं तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पूरा आपको जो याद रखने हैं वो ये फैक्ट्स है। देखो, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग द्वारा गंगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दे दी है। तो उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में अधिसूचित किया था। अभी ये प्रदेश के जलीय जीव में भी, एक्वाटिक एनिमल में भी आती है। 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु
यानी कि स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी घोषित किया गया है। किसको? गंगा नदी डॉल्फिन को असम गवर्नमेंट ने स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी किया है। जबकि वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है ना, इंडस रिवर डॉल्फिन, उसको भी राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य मछली स्टेट फिश चितला इंडियन फेदरबैक है। तो ये याद रख लो कि उत्तर प्रदेश की राज्य जो मछली है ना स्टेट फिश, वो क्या है? चितला इंडियन फीदरबैक है। जबकि देश मांगूर यानी कि इंडियन वॉकिंग कैटफिश बिहार की राज्य मछली है। ये इसलिए नहीं डाला कि आप ऐसे नॉर्मल कर लो, इसको याद रखना है। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती है। अगर आप यूपीपीसीएस का देने जा रहे हो तो उसमें तो डेफिनेटली पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेट का है ना, तो स्टेट में ये पूछा जाएगा कि राज्य मछली कौन सी है, स्टेट फिश कौन सी है। तो आप यहाँ गंगे डॉल्फिन टिक नहीं कर आना हमें। यहाँ पर जो हमें टिक कर आना है वो है चितला इंडियन फेदरबैक, और बिहार की जो वो इंडियन वॉकिंग कैटफिश है। IUCN की रेड लिस्ट में गंगा नदी डॉल्फिन का एंडेंजर्ड लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रख लेना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, अब चेंज करके एंडेंजर्ड कर दिया गया है। तो IUCN की साइट्स के अंदर रेड लिस्ट में गंगे डॉल्फिन का क्या स्टेटस है? एंडेंजर्ड है, राइट। तो गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अभियान यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट 1 शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध किया गया। इसके तहत इनका जो सुरक्षा को उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। साइट्स यानी कि कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड एंड फ्लोरा एंड फौना में भी है। घोल मछली की बात करूँ तो ये गुजरात की राज्य मछली है। 21 नवंबर 2023 को वर्ल्ड फिशरीज डेज आता है, उसके अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया था। घोल मछली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोटोनिबिया डायकैंथस। ये भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है घोल मछली। तो घोल कहाँ की है? गुजरात की है। गोल्डन ब्राउन कलर की ये मछली होती है। ये गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है। गोल्ड फिश भी कहा जाता है। गुजरात सरकार ने घोल मछली को आर्थिक मूल्य विशेषता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया गया है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गंगा नदी के बारे में जो मैंने आपको बताया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो ये याद रखना। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी इसी से रिलेटेड है। आपको थोड़ा डीप जाके पढ़ना होगा, इन सारी चीज़ों को याद करना होगा। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या याद करना है। तो पूरा इंपॉर्टेंट है गंगे डॉल्फिन का, पूरा चीज़ें याद कर लेना, एक भी चीज़ मिस मत करना। क्वेश्चन आता है, हर बार आया है, इस बार भी आएगा ही। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल के तहत अगर मैं बात करूँ, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं? दैट इज़ आयुर्वेदिक फॉर्मुलरीज, फार्माकोपी ऑफ इंडिया और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। इसमें यह है कि नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस जो है उसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या करते हैं? इसके तहत चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया गया। अग्नि नामक इस पहल के उद्देश्य में यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों और रोगों से जोड़ने वाली है, और ये पहल आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच में साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने की संस्कृति को बढ़ावा करेगा। तो इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। एक ये भी आप देख सकते हैं, ट्रैवल फॉर लाइफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। मिशन लाइफ के तहत ये एक वैश्विक जन आंदोलन है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली है मिशन लाइफ के तहत। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में जो आयोजित हुआ था UNFCCC, उसमें क्या था? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली मिशन लाइफ इट्स लाइक पर्यावरण के लिए है। तो क्लाइमेट चेंज COP26 में जब वो गए थे, ग्लासगो में हुआ था, उन्होंने उसमें जो है इसके बारे में डिक्लेयर किया था। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर यानी कि गुजरात से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की थी। इसके तहत 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँव स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है। तो समझ आया आपको? ट्रैवल फॉर लाइफ बेसिकली एनवायरमेंट पे और क्लाइमेट चेंज में, आपको इसमें इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना आपको। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के बारे में। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता बेस्ट टूर इन विलेज कॉम्पिटिशन उद्देश्य ऐसे गाँव को सम्मानित करना जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें हम लोग जो है 5 गाँव को जो है 35 गाँव को हमने पुरस्कृत किया। 5 गाँव को गोल्ड मिला है, 10 को सिल्वर मिला है और 20 को ब्रॉन्ज मिला है। तो इसमें दावर यानी कि बांदीपुरा जिला जम्मू कश्मीर, सारमली पिथौरा उत्तराखंड, रईक मिजोरम, कंथलुरु इडुक्की यानी केरल, मंडला पन्ना मध्य प्रदेश, इनको जो है गांव जिला और राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको जो है वो पुरस्कृत स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत हैं ये लोग, राइट। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, इसमें बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें जितना भी मैं टॉपिक बता रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेना इनको आप, क्योंकि मैं एकदम से सारा पूरा कवर अप करना मेरे लिए भी अभी इतना पॉसिबल नहीं है।
तो आप इनको थोड़ा थोड़ा एक एक बार देख लेना इन सारी चीज़ों को कि कैसे कैसे क्या क्या निकल कर मिलता है आपको इसके अंदर से। ट्रैवल फॉर लाइफ कंफ्यूज मत होना, ट्रैवल फॉर लाइफ इट्स रिलेटेड टू जैसे मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंजेस के लिए, राइट। तो वो ट्रैवल ऑफ फॉर लाइफ, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन है ये। नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में भी आपको थोड़ा, टर्मरिक के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इट्स लाइक एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट है ये। तो अब हम लोग इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली है ना, केवल हम लोग वही चीज़ें जो है हम लोग कवर अप कर रहे हैं, राइट। तो ये पूरा जो है ये आपका जो पीडीएफ के तौर पे मैं लेकर आई थी, तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करी हुई हैं। तो हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं तो वो यही है कि जैसे आपको सारी चीज़ें कवर अप होनी चाहिए कि जैसे क्या मेरा माटी मेरा देश मैंने आपको बताया था कि वीरों को वंदन है, इस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एकदम से कवर होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करती हूँ नेक्स्ट में ये यहाँ पर ये देखो कि ग्रेडिंग सूचकांक की हम लोग बात करते हैं तो पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसमें NIRF है जो इंडिया रैंकिंग्स के तहत आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसमें किन किन को कैसे कैसे रैंकिंग दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ तो नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई है। तो ओवरऑल IITs को जो है कौन कौन से जो टॉप पे हैं वो देखते हैं। शीर्ष 5 संस्थान जो है IIT मद्रास है टॉप में, चेन्नई का, फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर है। इसके अंदर जो है IITs को इन्होंने टॉप में शामिल किया गया है। समग्र श्रेणी में बिहार स्थित IIT पटना को 66 रैंक मिला है, जबकि बेंगलुरु कर्नाटक को विश्व प्रसिद्ध में से शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये आपको जो है ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा आपको इसके लिए, राइट। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, अगर आपको पता हो तो इस अवसर पर क्या था, कॉलोनियल एरा के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, सेंट्रल विस्ता कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना की थी। तो उसके साथ हमने जो सेंट्रल विस्ता केंद्र में अवसर, इसमें फैक्ट्स याद रख लो, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। और इस अवसर पर इंपॉर्टेंट है लाइन कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। पूछा जाता है कि 75 रुपये का सिक्का कहाँ कब जारी किया गया था, वो नए संसद भवन की इनॉग्रेशन में जारी किया गया था। तो इसलिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेनगोल भी स्थापित किया है। नए संसद भवन के डिज़ाइन अहमदाबाद गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिज़ाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने की त्रिभुजाकार आकार में इसको बनाया गया है। और नए संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित है। इसमें 3 द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ये याद रख लेना कि इसमें 3 द्वार है। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्से में राष्ट्रीय पक्षी जो है अपना मोर पिकॉक उसको भी आधारित है, जबकि राष्ट्रीय पुष्प कमल को भी आधारित है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बैनियन उसको भी जो है इन्होंने शामिल किया गया है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। संसद भवन में सेनगोल की भी स्थापना की गई है जो मैंने आपको बताया था। व्हाट इज सेनगोल, राइट। तो यहाँ पर आप थोड़ा इसके बारे में समझो कि सेनगोल क्या है। तो एक सेनगोल एक तमिल अधिनम है, धार्मिक मठ है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था अंग्रेजों के टाइम पे, जब अंग्रेजों ने सत्ता भारत को ट्रांसफ़र करा था। तो इसका जो नेहरू को जो प्राप्त हुई थी सेनगोल, उसकी लंबाई 5 फीट थी और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। उसको वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है प्रयागराज में। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप में इसी स्वर्ण राजदंड सेनगोल की स्थापना की गई थी। सेनगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया। तमिलनाडु में जो चोला किंग्स थे उनके शासनकाल में जो हाई प्रीस्ट के माध्यम से सेनगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। तो इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक्सपेक्ट है सेनगोल का, कल्चरल में भी और हिस्टोरिकल में भी। तो ये याद रखना कि सेनगोल के बारे में आपको अगर पूछा जाए तो सेनगोल क्या है, इसमें कन्फ्यूजन मत करना, नहीं। तो सिविल और उड़ान 5.2 नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत पर है, तो इसका जो है वो पढ़ लेना। बाकी अगर मैं आपको बात बताऊँ ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ अभी फ़िलहाल कि ये क्या था और क्या नहीं था। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है वर्ष 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई थी। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑपरेशन समुद्रगुप्त रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू द नारकोटिक्स। तो इट्स लाइक एन अभियान की 2500 किलोग्राम्स लाइक हम लोगों को मैथमेफ्टामाइन मिला था। इट्स लाइक नशीला पदार्थ की सबसे बड़ी जब्ती की गई थी। तो डोपामिन जो है इसको बढ़ा देता है ये,
जो ये जो एक स्टिमुलेंट है, ये हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है। ये ड्रग जो है ये क्या करता है, ये डोपामिन को, जो बॉडी में डोपामिन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इससे जो है इंसान को लगता है कि वो एक अलग मोटिवेशन लेवल में पहुंच जाता है। तो ये था ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना। भारत विश्व के दो सबसे बड़ी अफीम उत्पादक क्षेत्रों में मध्य स्थित है। दो क्षेत्र, एक तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट। तो गोल्डन जो है ट्रायंगल की बात करूँ तो उसमें आते हैं थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, यानी कि TML यानी कि LMT, कुछ भी बोलो, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रीसेंट में आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जो है वो गोल्डन क्रीसेंट में आते हैं, और गोल्डन ट्रायंगल में LMT आते हैं, यानी कि लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। नेक्स्ट मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी। टिल देन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कोई भी क्वेरी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।